अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खुशाइन बात यह है कि आज कौमी असम्बली का इजलास कामयाबी से मुनक़िद हुआ और गुज़श्ता एक हफ़्ते की से जारी जो रिवायत थी एक गालम गलोच की, लड़ाई झगड़ों की, इसने आज दम तोड़ा है। और शेख रुहेल असगर का जो कल का कहना था कि पंजाब का कल्चर है गालम गलोच, ये नौबत भी आज नहीं आई और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सैनिटाइज़र की बोतलें और बजट की किताबें भी ऐवान में उड़ती दिखाई नहीं दी। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कई घंटों तक जो है ना वो आज बड़े सुकून से बात भी की और उन्होंने ईवान की कार्रवाई में होने वाली सारी कारस्तानियों पर बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की, रोशनी डाली इस पर। असल बात यह है कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की वजह 21 कानूनी मुसव्वदे पास करना थी। ये बात वाज़े हो चुकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली से एक ही दिन में 21 कानूनी मुसव्वदे मंजूर करवाए, जबकि इस वक्त अपोजिशन अरकान उस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे। इन 21 मुसव्वदों की मंजूरी के दौरान हिज़्ब इख्तलाफ ने 3 बार कोरम की निशानदही की थी और गिनती करने पर कोरम पूरा भी नहीं था, जिस पर अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान मुरतब किया। जबकि आज के ईवान में खुशगवार माहौल इस बात की गुमाजी करता है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं अब ये तय पा गए हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो थे वो आज मुज़ाकरात भी हुए और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि आज के बाद ईवान में होने वाली जो कार्रवाई होगी, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी, लड़ाई झगड़ा गालम गलोच, इससे इज्तनाब किया जाएगा। ज़रा देखिए पिछले 2 दिनों में हुआ क्या। फिर स्पीकर कौमी असम्बली की जो जानिबदारी पर सवालात उठाए जा रहे थे, क्योंकि स्पीकर साहब ने कहा कि उनको वो फुटेजेस नहीं मिली, वो वीडियोस उनको नहीं मिली जब मुराद सईद का नाम लिया जा रहा था, शफकत महमूद साहब का नाम लिया जा रहा था, शीरी मज़ारी साहिबा का नाम लिया जा रहा था कि आपको वो लोग नज़र क्यों नहीं आए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो कहा गया कि उनकी तो ऐसी कोई वीडियोज़ ही नहीं थी जो वो इस तरह कुछ करते हुए नज़र आते। तो हमने कुछ क्लिप्स निकाले हैं, ज़रा देखिए। मुराद सईद, शीरी मज़ारी साहिबा, अली अमीन गंडापुर और शफकत महमूद साहब वो क्या कर रहे हैं। इन्हीं बजट की किताबों पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई होती है और जिस तरीके से ये बजट की किताबें एक दूसरे पर फेंक रहे थे, ज़मीन पर गिरा रहे थे, यकीनन अरकान पार्लियामेंट को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने वोटर से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और ये इस बात का इयादा करना चाहिए कि आज के बाद पार्लियामेंट में ये मनाजिर देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की में ये ख़बरें भी सुनाई दे रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ईवान में होने वाली बदमज़गी के वाक़यात से शदीद गुस्से में हैं और गुस्से में आकर असम्बली तहलील करने जैसे इक़दाम भी उठाए जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कोई पहली बार नहीं है कि वज़ीर आज़म के असम्बली तोड़ने की बात हो रही है। इससे पहले भी ऐसी बातें हुकूमत के वुज़रा ही करते रहे। असद उमर साहब, शेख रशीद जैसे वफाकी वुज़रा भी असम्बलियाँ तहलील करने की बातें कर चुके हैं। आपकी रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिका साहिबा। सबसे पहले तो अपनी तबीयत बताइएगा। हम देख तो रहे हैं कि आपकी आंख पर अभी भी पट्टी हुई है। अब कैसी है आपकी तबीयत? बहुत ज़्यादा चोट लग गई क्या? जी शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे मदऊ करने का। देखिए, आपने पार्लियामान का हाल तो देखा था आज से 2 दिन पहले। तो जमहूरियत के अंदर जब अवामी नुमाइंदे एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकते हैं और पार्लियामान को अखाड़ा बनाते हैं तो बीच में इस किस्म की हरकतें तो होती हैं और लोग ज़ख्मी भी होते हैं। तो मेरी आंख जो है मुतासिर हुई, जो कॉर्निया आंख का है वो डैमेज हो गया है, लेकिन अल्लाह के फजल से रिकवरी हो रही है। 40% इसकी रिकवरी हो चुकी है। इंशाल्लाह बाय संडे आई एक्सपेक्ट कि मेरी आंख जो है इस कंडीशन में होगी कि सही तरह मैं देख भी सकूं और सही तरह बेहतर महसूस भी कर सकूं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको जल्द जो है ना वो सेहतयाब
माफ़ करे, आपकी आंख जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आज मामलात जो तय पाए, आज हमने देखा वो पिछले 2 दिन वाले मनाजिर हमें देखने में नहीं मिले। बड़े घंटों तक आज शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की, असद उमर साहब ने भी बड़ी लंबी बात करी। क्या मामला तय पाए और उम्मीद कर सकते हैं कि अब दोबारा हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा कि पूरी दुनिया तमाशा देखे, गालिम गलोच सुने? जी शाजिया, देखिए हम तो हुकूमत वक्त हैं, हम ट्रेजरी बेंचेस हैं और हम 3 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। पहली दफ़ा 23 साल की जदोजहद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए हैं, तो हम तो जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरियत को अब पार्लियामान को तक़वियत दें। हम पार्लियामान के तक़द्दुस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके वक़ार को बुलंद करना चाहते हैं और एक 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरी पार्टी, एक तीसरी कुव्वत एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ के साथ सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ से जो पार्लियामान का हाल है, जो हमारे दूसरी तरफ से अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा हैं, उनका जो नज़रिया है, जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका तरीक़ेकार है, वो गलत है। क्योंकि वो कहते हैं कि पार्लियामान के एक तरफ से ही आवाज़ उठे। वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो जमहूरियत है, जो हम कहते हैं वो सही है। पार्लियामान के रूल्स ऑफ बिजनेस का हमें रोज़ हवाला देते हैं, हमें रोज़ बताते हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर 3 दहाइयाँ हुकूमत की है, तो हम बताएंगे कि पार्लियामान कैसे चलेगा। ऐसे नहीं होता। पार्लियामान मजमूई तौर पर 2 ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस दोनों के मिलाप से चलता है, तो उनका व्यू अहम है, उनकी बात अहम है कि हर वक्त वो जमहूरियत का हिस्सा है, हमारा व्यू भी अहम है। बिल्कुल सही। लेकिन हुकूमत के हर वक्त चोर चोर, डाकू डाकू के नारे लगाने से ऐसे भी जमहूरियत नहीं चलेगी। फिर जब हुकूमत उजलत में 21 बिल एक दिन में मंजूर करवा लेगी, ऑपोजिशन से बात नहीं करेगी, ऐसे भी जमहूरियत नहीं चलेगी। एक तरफ हमें ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना है, दूसरी तरफ कानून साजी पर उनसे बात भी नहीं करनी है, उनको बिठाना भी नहीं है, उनको सुनना भी नहीं है। वो कोरम की निशानदेही भी करें, उसके बावजूद नहीं सुनेंगे, फिर उनको चोर चोर भी कहेंगे। तो ऐसे तो दोनों साथ नहीं चल सकते। जी शाजिया, आपने एक मौक़िफ़ पेश किया, मैं ज़रा वजाहत पेश कर दूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब हाउस में पहली दफ़ा आए, पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लेने और उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, उस दिन वज़ीर आज़म को जिन अलकाबात से पुकारा गया, उस दिन से ये बात शुरू हुई। उनको स्पीच नहीं करने दी गई और पार्लियामान का पहले दिन से ही ये हाल है। अभी तो हमने दिखाया ही नहीं था कि हम अहल हैं या नहीं, तो इन्होंने कह दिया कि ये ना अहल हैं। इन्होंने कह दिया कि हम सिलेक्टेड हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीते हैं, हम बरसरे इक़्तिदार हैं, हम इक़्तिदार में आए हैं, हम साहिब इक़्तिदार हो गए 23 साल की जदोजहद के बाद। तो इन्होंने उस पार्लियामान को मानना ही छोड़ दिया। तो पार्लियामान का जो हाल इन्होंने किया, जो इनके रवैये हैं, उसके ऊपर इनको भी नजरसानी करनी चाहिए। आपको यकीन दिलाते हैं कि 12 चाहे वो फैटफ की कानून साजी हो, चाहे अवामुन नास के लिए पाकिस्तान के अंदर कानून साजी हो, चाहे एंटी रेप का बिल हो, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी का बिल हो, दीवानी मुकदमात का बिल हो, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम आइली कवानीन का बिल हो, हर मौके के ऊपर हमने सोचा कि अवामी नुमाइंदे बेंच के उसके दूसरी तरफ अवाम का एतमाद लेकर आए हैं, तो शायद अवामी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन 12 शाजिया इन्होंने NRO पे बात की, इन्होंने अपने एहतसाब के 5 केसेस के ऊपर बात की, इन्होंने अवामुन नास के इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं की। तो पार्लियामान में क्यों आए हैं? पार्लियामान तो आवाम का है। जब भी आप इनसे किसी कानून साजी की बात करते हैं तो अपना पर्सनल एजेंडा लेकर सामने आ जाते हैं ये लोग, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल काबिल एहतराम है अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा, लेकिन इनकी सियासत का महवर ज़ातियात है और इनकी जो अना है, जो इनकी ज़ातियात से उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब कोरम पूरा ना हो, ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन जब कोरम ही पूरा ना हो तो उसके बावजूद अगर स्पीकर साहब जो है वो 21 कवानीन पास करने की रूलिंग दे दें तो ये भी तो ज्यादती है ना। शाजिया, किसने आपको कहा है कि कोरम पूरा नहीं है? कोरम मुकम्मल है। हमने को हाउस को कंप्लीट कर
कोरम को मुकम्मल करके ही कानून साजी की है। ये तो आयल के दूसरी तरफ किसी चीज को मानते ही नहीं है। अब तो शायद पार्लियामान को मानते हैं पीडीएम की वफात के बाद। जी बिल्कुल, हमारा कोरम पूरा था, हमारे मेंबरान पूरे थे और उसके बाद ही हमने 20 कवानीन पास किए। क्यों पास किए शाजिया? क्या हम नहीं चाहते कि आयल की दूसरी तरफ बैठे हुए लोग कानून साजी के अंदर मुतहर्रिक हो? हम चाहते हैं, हम पार्लियामान को चलाना चाहते हैं, लेकिन सेनेट से पास करवा सकते हैं आप लोग? देखिए, सेनेट के अंदर हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं, लेकिन अगेन हम वहां पे कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे, गुफ्तो-शुनीद करेंगे, बिल अवाम के सामने रखेंगे, फिर अवाम फैसला करेंगे कि अवामी नुमाइंदे उनके मुफाद के बिल पास करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन चोर चोर के नारे लगाना जब तक आप लोग नहीं छोड़ेंगे, चोर डाकू के नारे लगाना, वो तो आप लोगों के साथ किसी बात पर भी बैठने को तैयार नहीं है। देखिए शाजिया, मैं तो इस बात की कायल हूं कि आयल की किसी भी तरफ से किसी भी किस्म के नारे नहीं लगने चाहिए। हम भी अपने रवैयों के ऊपर नजर सानी कर सकते हैं और ये भी अपने रवैयों के ऊपर नजर सानी करें। जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका जो चुनाव है वो बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता शाजिया कि जब पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हाउस में आए और ये उनको अलकाबाद से पुकारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, हमारे लीडर भी हमारे लिए अहम है। हमने उनके साथ 23 साल की जदोजहद लड़ी है। जिस तरह नवाज शरीफ इनके लिए अहम थे, शहबाज शरीफ इनके लिए अहम है, मरियम नवाज इनके लिए अहम है, बिलावल भुट्टो अहम है, उसी तरह इमरान खान की भी इज्जत है। ये नहीं हो सकता कि जब वो हाउस में आए तो आप एक हुल्लड़बाजी करें, शोर मचाएं, गंदी जबान इस्तेमाल करें और फिर कहें कि शहबाज शरीफ के बात करने के वक्त तिनका भी ना गिरे। ये नहीं हो सकता। हम वही तकाजे मांग रहे हैं जो आप अपने लिए मांगते हैं। होने के बाद कोई उम्मीद है कि जस्टिस करें, कुछ इंसाफ स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद है वो अपोजिशन वापस लेगी? फवाद चौधरी साहब ने कहा तो है कि हमने उनसे कहा है कि आप इसको वापस लें। जी, आज आई बिलीव आज जो है राना तनवीर साहब वो खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि स्पीकर ने एक मजमूई तौर पर पार्लियामेंट की कमेटी बना दी है जिसके ऊपर हम नजर सानी करेंगे, देखेंगे कि जो कवानीन पास हुए हैं वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के रूल्स के मुताबिक पास हुए या आइन के मुताबिक पास हुए। वो चाहते हैं हमारे मुताबिक तो वो हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसके ऊपर नजर सानी करें। हमने कहा बिल्कुल हम नजर सानी करने के लिए तैयार हैं। तो उस कमेटी के बनने के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की इन्होंने दी थी, एक मोशन दिया था, एप्लीकेशन दी थी, वो वापस लेने के लिए तैयार है। आज की डेवलपमेंट की बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके लिए दुआ कि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हों, आपकी सेहतयाब ठीक हो जाए। बहुत भी आपका। मलिका बुखारी साहब तहरीक इंसाफ की रहनुमा, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ मेरे साथ थी। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं माहिर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि हमने अपोजिशन रहनुमाओं से तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की बात की है। कल जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आप लोग लेकर आ रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ कुछ मामला तय पाए हैं? कोई बातचीत हुई है कि ऑपोजिशन सोच रही है या सोच लिया है कि तहरीके अदम एतमाद की तहरीक वापस लेनी है आप लोगों ने? जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ, आज कुछ गुफ्तगू हुई है जी, आपने देखा होगा, कुछ ब्रीफिंग्स भी हुई और फिर टीवी चैनल्स पे जो गुज़िश्ता 2-3 घंटों से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बेटर सेंस प्रिवेल की है ट्रेरी बेंचेस की तरफ से और राब्ते किए गए और उसके बाद कुछ आइस मेल्टिंग हुई और आज जो मीटिंग्स हुई, पार्लेस हुए, उसके नतीजे में लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो असेंबली से खिताब किया, तो आज कम से कम ये महसूस ज़रूर हुआ कि किसी एक महज़्ज़ब मुआशरे की असेंबली है। वरना जो 3 रोज़ में लोगों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर जो सीन्स देखे और जो चीज़ें देखी वो इंतहाई कर्बनाक और तकलीफ दे थी।
रही बात अदम एतमाद की, तो उसके बारे में जाहिर है तमाम अपोजिशन पार्टीज मुश्तरका लाहे अमल मुरतब कर रही हैं और कल सुबह तक इम्कान है कि उस पर भी कोई पेशरफ्त हो जाएगी। मेरे ख्याल में अगर चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो शायद अब इसे सीरियसली प्रोसिक्यूट ना किया जाए, लेकिन कल सुबह चीजें फाइनल होंगी। तो ऐसा क्या ऑपोजिशन को इंडिकेटर्स मिले हैं या इंडिकेशन है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? क्योंकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद की वजह बनी वो ये कि जो एक ही दिन में 21 बिल्स की मंजूरी हुई, ऑपोजिशन को सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, बहस नहीं कराई गई, हुकूमत उजलत में थी। तो क्या ऐसी इंडिकेशंस हैं कि आप लोग इसको वापस लेने का सोच रहे हैं? देखिए जी, आज जो मीटिंग्स हुई हैं, पार्लेस हुए हैं, उनमें ये एजेंडे के ऊपर था कि इस तरह से अगर लेजिस्लेशन बुलडोज की जाए तो फिर तो आपका असेंबली में बैठने का मकसद खत्म हो गया। ट्रेनी बेंचेस को तो और बड़ी मसरूफियात हैं, उन्होंने हुकूमत चलानी है, वजारतें चलानी हैं, उन्होंने बहुत सारे फंड्स जो हैं वो तकसीम करने, फला करना। ऑपोजिशन हमेशा इंटेलेक्चुअली, लीगली और एकेडमिकली अच्छी सपोर्ट और एक तरह से फीडबैक देती है लेजिस्लेशन के इश्यूज के ऊपर। अगर आप बिल्स को फ्लोर पे लाके डिबेट नहीं करवाएंगे, उन पे गुफ्तगू नहीं होगी, उन पे नुक्ता नजर और मुख्तलिफ राय नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या फायदा ये सारे निजाम का और क्या लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा? अगर आपने रूल्स जो है वो तो हमेशा कहती है कि कभी भी कोई लेजिस्लेशन की बात हो, कानून साजी की हम बात करें, कोई बिल लेके आए, तरमीम की बात हो, ऑपोजिशन हमेशा रुकावट बनती है। उसमें रुकावट नहीं बनती। देखिए शाजिया, ऑपोजिशन की ये जॉब है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर पार्लिमानी निज़ाम में, हर जमहूरी जहां पे भी निज़ाम है वहां पे ऑपोजिशन एक वॉचडॉग के तौर पे काम करती है और उन्होंने लेजिस्लेटिव बिल्स जो है उनके ऊपर अपनी आरा का इजहार करना होता है। लेजिस्लेटिव बिल्स ले कर दिए जाते हैं हाउस के सामने और फिर उन पे गुफ्तगू होती है। उनको आप उसको दोनों नजरों से देखते हैं। सरकार के बेंचेस की जो उसे कैरी कर रहे होते हैं या मूवर होते हैं, फिर उस बिल में कई तरह की तरामीम भी बाद में की जाती हैं और मौका पे भी उनके इलेक्शंस 2020 तरमीमी बिल, इस पर आप लोगों के क्या एतराज़ात हैं? आप लोगों की भी जाहिर है अब 2018 के इंतखाबात को लेके धांधली का शोर मचता है और अब जब हुकूमत ये बात करती है कि धांधली से बचने के लिए जो आप EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो भी लाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, वाहिद ऑप्शन है, ये वाहिद हल है धांधली को रोकने के लिए। इस पर आप लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन ने तो ना तो मशीनें देखी ना उनको समझा, देखे बगैर समझे बगैर आप तो इस पर बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे फिर मामलात आगे बढ़ेंगे? अगर आप लोग भी चाहते हैं कि धांधली ना हो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, तो एटलीस्ट हुकूमत जो सजेस्ट कर रही है, जो प्रपोज कर रही है, उस पर बात तो करें। देखिए शाजिया, ऑपोजिशन से तो हुकूमत को एतराज है कि हुकूमती इकदामात की हर सूरत में मुखालफत करती है ऑपोजिशन, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऑटोनमस बॉडीज हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं जो कि सियासतदान नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं और वो टेक्नोक्रेट्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स ऑपोजिशन और हुकूमत ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रखी है। जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो 218 आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन जो तश्कील दिया गया है वो एक बिल्कुल खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट इदारा है। आपने कल उनकी जो फीडबैक आई है इस पे जो प्रेस रिलीज जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने इस इलेक्शन बिल के ऊपर जो अपनी तमाम तरह के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवार जो उसका जवाब है वो पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ये नंबर 1 इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस खुद मुख्तारी है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उसको अंडरमाइन करने के लिए किया जा रहा है। उसके जो कुछ जुडिशल साइड के या क्वाज़ी जुडिशल इख्तियारात है वो मशीनों को यानी नादरा को दिए जा रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स के। इसी तरह जो वोटिंग मशीन्स के बारे में उन्होंने शिकवार जवाब जमा कराया है और उन्होंने कहा है कि हमने इसे इंटरनेशनली भी देखा। इस तरह के जो बड़े इक़दामात करने से पहले आप पायलट्स करते हैं, हमेशा तजर्बाती काम करते हैं।
क्या भला होता। तो आप मिलकर करें तो सही, आप तो इस पर बात करने को तैयार ही है ना, नहीं है ना आप लोग हुकूमत से, तो फिर वही तो मैं कह रही हूँ कि मामलात आगे बढ़ेंगे कैसे, यही तो हुकूमत कहती है। फवाद चौधरी साहब 10 बार ये बात कर चुके हैं, भाई ऑपोजिशन देखे तो सही, अपने टेक्नीशियंस अपने माहिरीन को लेकर आए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है हमारे साथ बात करें, फिर इस मामले को आगे देखते हैं, चलाते हैं। जो अभी बात की है ऑपोजिशन पे, तो वैसे ही एतराज है ना, जिस तरह गवर्नमेंट की हर बात जो है वो ऑपोजिशन को कोसने से शुरू होती है और ऑपोजिशन को सलवाते सुनाने पे खत्म हो जाती है। मैंने तो आपको ईवीएम्स के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर भी जो नुक्ता नजर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज रन बाय टेक्नोक्रेट्स, और वो टेक्नोक्रेट्स इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोग एहतजाज भी करते हैं, मुजाहरे भी करते हैं, उसे जानिबदार भी कहते हैं। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ने कल एक तफसीली बयान जारी किया है। ये काम उनका है, ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो अपनी मर्जी से धौंस और धांधली से जो मर्जी पेश कर दें और फिर रूल सस्पेंड करके वो कैरी करें उन बिल्स को। अभी वो सेनेट में मौजूद हैं। ये तरीका नहीं है लेजिस्लेशन करने का। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट काट नहीं होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज को बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीकेकार है। उसका तरीकेकार ये नहीं है कि आप डंडा हाथ में पकड़े और आप लिटा लें ऑपोजिशन को, कहें आपने अभी करना है, आपके पास वक्त नहीं है, हम रूल सस्पेंड कर रहे हैं जो कौमी असेंबली में हुआ है, हमें उस पर शर्मसार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ऑपोजिशन हुकूमत दोनों को होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हुकूमत को होना चाहिए जिन्होंने बिल्स बुलडोज किए। 21 बिल वो लेके आए हैं 16 मिनट में, वो खुदा खौफी होती है। आप लोग, बल्कि अगर आप लोग इंडिपेंडेंट नजर से इसे देखेंगे, मैं नहीं बात कर रहा, मैंने तो इसलिए बात ही आपके सामने रखी है। ऑपोजिशन के मौकफ को आप एक तरफ रख दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईने पाकिस्तान के तहत एक खुद मुख्तार इदारा है जो कुल्ली इख्तियार रखता है कि इलेक्शन किस तरह से होने चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनको तहफुजात हैं, ये तरामीम जो की जा रही हैं और ईवीएम्स के ऊपर वो क्लियर नहीं है और वो उसमें कह रहे हैं कि उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर धौंस से लाना चाहेगी तो ये तो बड़ी बदकिस्मती है, ये तो तकलीफ दे बात है। तो अगर इस पर ऑर्डिनेंस आ जाता है फिर आप लोगों के हाथ फिर कुछ नहीं आना। ऑर्डिनेंस तो ला सकती है ना हुकूमत। ऑर्डिनेंस की एक जिंदगी है। ऑर्डिनेंस जो है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं जा सकता। इलेक्शंस में अभी 2 साल 2.5 साल बाकी हैं। इस तरह की जो धमकियां देने से सरकार की तरफ से मामलात हल नहीं होंगे। आज वैसे जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के मुज़ाकरात हुए हैं उनमें ये भी तय हुआ है कि एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए। हाँ। और ये जो उस दिन बिल्स किए गए हैं इन वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और रवायात के खिलाफ, उनके बारे में उस पार्लियामेंट्री कमेटी को, कि आज के मुज़ाकरात के बाद मामलात पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये गालम गलोच, ये पार्लियामेंट में ये तूतड़ा और ये लड़ाई झगड़े, ये मछली मंडी, आज के बाद ये नहीं होगा। कानून साजी पर भी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, असम्बली में बहस होगी। सिर्फ इल्ज़ामात और चोट डाकू के नारे लगाने से जवाब इससे मामलात आगे नहीं चल सकते। या मैं तो एक पाकिस्तानी के तौर पे नंबर 1, नंबर 2 बतौर एक वकील के और नंबर 3 एज ए पार्लियामेंटेरियन, जो बातें आपने की हैं अल्लाह करे इसी तरह हो। पार्लियामान जो है सबसे मुकद्दस और बड़ा इदारा है, इसका जो तकद्दुस है इसको इस तरह से पामाल नहीं करना चाहिए। और आप सारी दुनिया की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं आजकल, तो ये टेलीविजन, गूगल, लाइव स्ट्रीमिंग है। आप खुद ये जानते हैं कि पार्लियामेंट्स में हमेशा ऑपोजिशन शोर शराबा करती है, वो एज अ वॉच डॉग वो बात करती है। अगर आप ऑपोजिशन का गला घूंट देंगे तो फिर बाहर तख्ती लगा दे कि ऑपोजिशन का दाखिला मना है। आप अंदर बैठ के जिस तरह बादशाह के दरबार में फैसले होते हैं कि ऊपर बैठा हुआ शख्स जो कहता है वो मान ले, अंगूठे पे अंगूठा लगाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नुमा माहिर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत का इक़्तिदार में आने से पहले एक नारा था कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाना है और एहतसाब के साथ साथ करप्शन का भी खात्मा करना है। हुकूमत मिलते ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतसाब करने और करप्शन के खात्मे के लिए अपनी काबीना और रियासती इदारों को खुद मुख्तारी दी। हमने देखा कि पीटीआई की हुकूमत ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया। मंशा बाम, खोखर बरादरान और गोगी भट्ट जैसे माफिया को कानून के कटहरे में भी लाए। मगर लगता ऐसे है कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो अब लैंड माफिया के हाथों मजबूर हो गई है कि जिस कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने शिकंजा कसा था, पंजाब हुकूमत ने इस माफिया को खुली छुट्टी देने का मंसूबा बनाया। गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अपोजिशन रहनुमा और ब्यूरोक्रेसी के अफराद के अलावा हमने देखा कुछ वज़रा के नाम भी सामने आए। ताहम अभी इस स्कैंडल को सामने आए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि पंजाब हुकूमत ने सूबे की 6000 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने का मंसूबा तैयार किया है। जबकि ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे की इसको मंसूबे को देखना है, वो कहा जा रहा है कि किसी जज या कोई कानूनी माहिर के सुपुर्द इसको किए जाने का इम्कान है। ज़राए का ये कहना है कि किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जज को पंजाब में हज़ारों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने का वाले कमीशन का सरबराह बनाए जाने का इम्कान है। इस इक़दाम को लैंड माफिया के लिए एनआरओ तस्वुर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब ने उज्जलत में पंजाब कमीशन बराए रेगुलराइजेशन ऑफ इर्रेगुलराइजिंग हाउसिंग स्कीम्स ऑर्डिनेंस अप्रैल में 2021 में ये जारी हुआ। ये पूरा अमल बगैर किसी मुनासिब मुशावरत के इसको मुकम्मल किया गया। हत्ता कि जो इससे मुतल्लिका महकमे थे उनको भी इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया। ऑर्डिनेंस का मुसविदा एक आईनी ओहदेदार की मदद से तैयार किया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं ये सब कुछ इस वजह से किया गया कि दस्तूर साजी को कानून की किसी अदालत में अगर चैलेंज किया जाए तो कानूनी बहरान से बचा जा सके। मालूम ये भी हुआ है कि बज़ाहिर गैर इस्तेमाल शुदा अराजी पर रिहायशी कीमत का सिर्फ 2% महसूल लगाकर क्लीन चिट दे दी जाएगी। अब बताया जा रहा है कि इन सोसाइटीज़ को 2% जुर्माना लगाकर ब्लैंक चेक दिया जा रहा है। 6000 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में से 1500 तरक्याती इदारों के दायरे में आती हैं और बाकी मकामी हुकूमतों और जो बल्दियाती इदारे हैं उनके दायरे इख्तियार में आती हैं। मगर असल नुकता यह है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत महज इर्रेगुलर और ज़ाब्ते की मामूली खिलाफ वर्जी करने वाली सोसाइटीज़ को ही रेगुलराइज किया जाएगा या फिर लैंड माफिया को भी किसी किस्म की रियायत दी जाएगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूदुर रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। मियां साहब, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत लैंड माफिया के आगे घुटने टेक रही है और जो गैर कानूनी रिहायशी स्कीमें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए कानूनी हैसियत देने जा रहे हैं आप लोग? गैर कानूनी स्कीमें जिन्होंने बनाई हैं वो महज पूरी अराजी का 2% दें और उनको जो है ना वो क्लीन चिट मिल जाए? बिल्कुल भी नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। इस तरह की कोई बात नहीं होने जा रही। यहाँ पर 2 सतहों में, एक तो ऐसी कॉलोनीज जिनकी कुछ छोटी मोटी वायलेशंस हैं उनको रेगुलराइज किया जा रहा है, वहां पर कॉलोनाइजेशन हो गई है। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है, कई प्रॉब्लम्स हैं और माजी की हुकूमतों ने आंखें बंद किए रखी हैं। ये पिछले 10-15 साल में मशरूम की तरह अक्रॉस द पंजाब हर कस्बे में, शहर में जहां किसी ने दिल उठाया वहां पर कॉलोनी बना ली और वहां आबादकारी शुरू हो गई। अब मसला ये है कि ऐसी सोसाइटीज छोटी छोटी जिसमें 50% से ज्यादा लोग घर बनाकर आबाद हो चुके हैं, अच्छा, अब उनको डिमोलिश नहीं किया जा सकता ना। अब उसके लिए कोई रास्ता निकालना है कि अगर उनकी ओनरशिप ठीक है, बाकी चीजें ठीक हैं, तो उनको कुछ हम प्लेंटीज लगा के मालकान को, अगर वो सोसाइटीज ही गैर कानूनी है, ज़रई अराजी पर बनी हुई है, तो क्या करेंगे आप लोग? जी, जो जरी जमीनों पर जो बनी हुई है उसमें कॉलोनाइजेशन नहीं है, वहां पर आबादकारी नहीं हुई, उनको डिमोलिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई। और अगर कहीं आबादकारी हुई है उस पर क्या करेंगे? डिमोलिश तो नहीं कर सकते? लीजिए ना जी, तकरीबन 2000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है पूरे पंजाब के अंदर। अच्छा, जो गैर कानूनी तौर पर एग्रीकल्चर और ग्रीन एरियाज के अंदर जो सोसाइटीज बनी थी,
जहाँ पर आबादियां हो गई हैं वहाँ पर हमें जो लोगों के हकूक हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बना दिया गया है जो केस टू केस सारे हालात का जायजा लेकर उसके बाद फैसला करे। जस्टिस अजमत शेख सईद साहब की सरबराही में बनाया कमीशन? नहीं, अभी वो तकर्री नहीं हुई, लेकिन फैसला हो गया है कि किसी जज की सरबराही में ये कमीशन बनेगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई गैर कानूनी जगह पर रिहायशी कॉलोनियां बन भी गई हैं, वहां आबादकारी हो भी गई है, तो मामला सेटल करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि वहां आबादी हो चुकी है, उसको डिमोलिश नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो सर ये तो फिर वो वे आउट निकालना है ना जी। सर वो वे आउट क्या हो सकता है? वही जो मैंने बताया कि 2% लेकर और वो फिर उसको कर देंगे। नहीं, 2% नहीं लेके, मैंने कहा क्या करेंगे? केस टू केस फैसला किया जाएगा उसका। कोई 2% वाली बात नहीं है, वो उसका केस टू केस फैसला करेंगे। जिन लोगों ने वहां पर पिछले 5-10 साल में अपने घर बना लिए हैं और वो इस अजियत का शिकार हैं, वहां पर उन्हें गैस के कनेक्शन नहीं मिल रहे, बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, जो कि पाबंदी थी कि अप्रूवल के बगैर ये सर्विसेज उन्हें नहीं मिलेंगी। लेकिन लोकल लोगों की मिली भगत से उन्होंने घर बना लिए। अब घर बन जाने के बाद उन लोगों को ये सहूलतें मुयस्सर नहीं है, तो ये कोई मैकेनिज्म कमीशन तय करेगा कि किस मैकेनिज्म के तहत इन लोगों को रेगुलराइज करना। सर कमीशन कब से अपना काम शुरू करेगा? कमीशन आइंदा महीने 1 जुलाई से अपना काम, और उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे कि क्या करना है, कितनी पेनल्टी देनी है, केस टू केस वेरी करेगा सब। जी बिल्कुल। सर पंजाब काबीना को इसमें एतमाद में लिया गया? जी, पंजाब काबीना ने इस कमीशन की अप्रूवल दी है। सर क्या ये बात दुरुस्त है कि जब इसकी अप्रूवल दी गई बहुत से अहम वज़रा गैर हाजिर थे उसमें? मेरा नहीं ख्याल कि इस बात पे कोई सदाकत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब में मशीद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। जब बजट की बात होती है तो हर तरफ से शोर सुनाई दे रहा है कि इस बजट में आवाम के लिए है क्या। आवाम को असल सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं हो रहा, जबकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान की मुत्तहदा अपोजिशन से लेकर आज़ाद कश्मीर हुकूमत तक सभी जो अपोजिशन जमातें हैं वो वावेला करती नजर आती हैं कि बजट में आवाम के लिए तो कुछ है ही नहीं। आज़ाद कश्मीर में अगले चंद हफ्तों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि विफाकी बजट में आज़ाद कश्मीर के लिए मुख्तस बजट के हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर सरापा एहतजाज हमें नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विफाकी बजट में डंडी मारी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ये कह रहे हैं कि विफाक ने हमारे बजट से 5 अरब रुपए वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर को दे दिए हैं और इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में 5 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे, जबकि गुज़श्ता बजट में मंजूर शुदा मंसूबे को रोक कर अरबों रुपए हड़प किए जा रहे हैं। तवानाई के मेगा प्रोजेक्ट पर फिक्स टैक्स हमारे हुकूक पर एक डाका है। आज़ाद कश्मीर काबीना का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम का डट कर मुकाबला करेंगे। नाज़रीन ये तो है आज़ाद कश्मीर के बजट का मामला, जबकि मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगभग 2 साल होने को आए। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से आर्टिकल 370A के खात्मे का शोर उठाया था और हर जुमे को 30 मिनट के लिए मकबूजा कश्मीर के हक में खामोशी से खड़े होने की बात भी हुई थी। जनरल असम्बली में भी वज़ीर आज़म ने कश्मीर की भरपूर वकालत की थी, मगर वक्त के साथ साथ हालात पर लगता है कि गर्द जमना शुरू हो गई है और यही PTI की हुकूमत जिसने मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत को टफ टाइम देने का ऐलान किया था, भारत के साथ तिजारत की बातें जो है ना वो शुरू हो गई हैं। आज फिर भारत मकबूजा कश्मीर में जो है ना वो तकसीम करने जा रहा है, इलाकों के नाम तब्दील करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए भारतीय हिंदुओं को वहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है। मगर पाकिस्तान क्या कर रहा है? आज आकर वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल को ख़त लिखा है कि भारत को कहा जाए कि वो मकबूजा कश्मीर में अपनी मदाखलत को कम करे। क्या इससे हुकूमत पाकिस्तान का हक अदा हो जाता है? क्या मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो जाता है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका।
राजा फारूक साहब, आपको क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बजट पेश किए बगैर ही स्पीकर ने असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया? अब आप लोगों ने 25 जून की जो है ना वो डेडलाइन दी है। क्या ऐसे मुतालिबात हैं जो आप समझें कि 25 जून तक वो जब तक मुकम्मल नहीं होंगे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती? ऐसा ही देखिए, बजट तो 30 जून तक होता है ना। जी जी जी, काफी दिन उसमें। जी जी, मसला मेरा ख्याल है जो शायद कुछ मिसरिपोर्टिंग भी है, इशू ये है कि ये जो IPP पर जो है ना अपना ये उन्होंने जो विद होल्डिंग टैक्स है इसको उन्हें फिक्स कर दिया 1% पर। अच्छा, अब होता यह है कि जो भी पाकिस्तान में जो टैक्स का रिजीम आता है उसको हम जो है ना आजाद कश्मीर में नाफिज करते हैं। उनका 1.4 है, उन्होंने 1 पर क्या चलिए 1.4 से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसको फिक्स कर दिया। अब कल FER जो है वो अपना बढ़ा ले अगर वो, तो हमें किस लिए वो 1% पर रखना चाहते हैं? वो तो फिर गलत है ना, ये तो बात नामुमकिन है कि एक तो ये, दूसरा ये कि उनको इख्तियार भी नहीं है ये FER को। ये जो फाइनेंस बिल है इसकी मंजूरी इलेक्शन की असम्बली देती है, ये उसने देनी है। लेकिन हमारा ये एक अनरिटन सा एक हमारा ये कन्वेंशन है कि जो पाकिस्तान में जो टैक्स रिजीम आता है पॉलिसी आती है उसी को इलेक्शन में उसका नफाज होता है। पाकिस्तान में जैसे इक़्तिसादी सूरत हाल होगी इलेक्शन में वैसे वहाँ अच्छा है, यहाँ भी अच्छा होगा, वहाँ बुरा है तो यहाँ भी बुरा होता है। एक ही मुल्क है, एक ही हिस्सा है। तो असल में हमारा इशू ये है कि आप हमें उससे जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि आप कल अपने लिए और पॉलिसी रखते हैं, हमारे लिए और पॉलिसी। एक तो ये आ गया इशू सही, जिसकी वजह से बजट जब पेश हुआ था उसके साथ फाइनेंस बिल भी पेश होता है, तो फाइनेंस बिल की वजह से जो है ना वो साथ ये कभी पाकिस्तान में उन्होंने फैसला भी नहीं किया था, बजट पास भी नहीं किया, तो हमने कहा हम देखते हैं वो क्या करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना हम इस पर बात करेंगे। तो वो भी 30 से पहले हो जाएगा। तो हमारा भी यह है कि 30 हमने 30 तारीख तक भी है, रात 12 बजे से पहले भी बजट पास कर लेते। तो आपके इस एहतजाज की आवाज गई है कोई हुकूमत तक? जी हमने भेजी है, अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसको हमने भेजा है, मतलब हमारे CS फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजा हमने इस्लामाबाद में से बात करने के लिए, ये जाकर उससे इस इशू के बारे में बात करें। दूसरी बात ये थी कि वो एक दफा आए थे मिनिस्टर साहब मेरे, तो उन्होंने कहा था जी हमको पैसा खर्च करना चाहता हूँ। हमने कहा जी आप नहीं खर्च कर सकते, आपके पास कोई इस तरह का तरीकाकार नहीं। अब उन्होंने PSTP में कुछ पैसे रखे हुए हैं, कोई 5 बिलियन के करीब है, ये 4 बिलियन है। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं शायद इलेक्शन में लोगों को लिवर करने के लिए, हम वो कर तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले अगर पैसा खर्च करेंगे तो ये तो एक धांधली के मुतरादिफ हो गया ना? हाँ वो होगा ना, अब शायद खर्च ना कर पाए, लेकिन यह है कि लोगों का जमीन खरीदा जाता है। लॉलीपॉप तो दे सकते हैं ना ये पैसे में? हाँ बड़े पैसे में बड़ी ताकत है ना। ये हमारी की बदकिस्मती है ना, पैसा बड़ी उसमें ताकत है। तो वो उससे जो है ना एक वो इलेक्शन के ऊपर असर पड़ता है। ये बुनियादी बात है कि जिसकी वजह से जो हमने ये उनसे बात कर रहे हैं। बाकी रह गया कश्मीर इशू के हवाले से आपने बात की थी, वो ये है कि हमने एक तो ये मैं आपसे बताऊँ ना कि अगर इस तरह कोई वो नहीं हम होने देंगे, इस तरह किसी का पैसा इस तरह खर्च करना दूसरा तीसरा, वो मुमकिन नहीं है, वो नहीं होगा। इलेक्शन हुकूमत जो है उसको एडजस्ट करेगी, वो नहीं करने देंगे। फिर ये है कि फिर इस पर फिर जो इक़दाम हुकूमत हिंदुस्तान उठाती है तो वो भी अगर पाकिस्तान में उठाना तो फर्क बाकी क्या रह गया। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की बदनामी, हमें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं। हुकूमतों का होता रहता है मसला, लेकिन उससे कश्मीर पर पाकिस्तान की तरफ खराब नहीं होती। बाकी बात रह गई कश्मीर के हवाले से, आपने वो अपना बयानिया आपका काफी लंबा था। बात यह है कि 2 तरह की चीजें, एक है 370, एक है 35A। अच्छा, आपने अगर 370 को बहाल कराना है तो ये स्टेटस को बहाल कराना है। 370 शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलकर कश्मीर इमाम की आंखों में धूल झोंका था कि वो रायशुमारी के नेमर बदल थी। कश्मीर में गवर्नर नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, उसको अलग उसको हैसियत दी गई। उसको 370 के तहत उसके कानून अलग किए गए, उसका आइन अलग किया गया। वो एहसास था उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया था। 370 में हम कुछ राय नहीं, तो खाली बर्तन था। असल बात थी 35A। ये 1927 का कानून है जो महाराजा कश्मीर ने किया था कश्मीरी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो जो स्टेट सेवेट का कानून था वो हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया। अब वो सही है कि आएंगे हिंदुस्तान से लोग आकर वहाँ आबादकारी होगी, वहाँ के जो सही लोग हैं उनका तो हक तलबी होगी। जैसे इसराइल करता है, बिल्कुल हिंदुस्तान जो नेतन्याहू की पॉलिसी है उसी को चलता रहा है, उसको कर रहा है। उसे डेमोग्राफी तब्दील करना चाहिए। फिर वेस्ट पाकिस्तान के कोई 8-10 लाख रिफ्यूजीज जो है ना, जो उन्होंने हिंदुस्तान जाना था वो जम्मू में आ गए, तो उनको भी जो है ना वो बनाना चाहता है, उनको वो भी देना चाहता है, शहरियत देना चाहता है। अब कश्मीर को 1 अरब का मुल्क तो नहीं है, 1.5 करोड़ की, ये 2 करोड़ की उसकी आबादी है। तो ये तनासब जो है ना तब्दील हो रहा है। उसमें से भी 15 लाख महाजरीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, तो वो जम्मू के खास तौर पर।
तो इस तरह से डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है, तो इस पर हमें जो है वो शदीद एतराज़ात हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में कोई मौसर पॉलिसी नहीं इख्तियार कर सकती कि बस वैसे ही हमें बड़ा मायूसी हुई है। उधर भी कश्मीर को और हमें भी हुई है। अब नए नए मनसूबे वो कुरैशी साहब कहते हैं जी मेरे पास नौसा कश्मीर क्या है, आपके पास क्या है? असल फरी तो कश्मीरी है जिन्हें वो फैसला करना है, आपने रखा हुआ है। मतलब ये इस तरह की सर आपको क्या लगता है ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? आपने जनरल असम्बली की तकरीर भी देखी थी प्राइम मिनिस्टर की, बड़ा दबंग जनरल असम्बली से तो कुछ नहीं होता ना, जनरल असम्बली से कुछ नहीं होता। असल जो है सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ अगर कोई करारदाद पास हो वो भी उसके यहाँ 6 और 7, एक मैंडेटरी है एक है वॉलंटरी, तो असल मामला सिक्योरिटी काउंसिल से होता है। जनरल असम्बली में आप जो मर्जी करें उसको कोई बाइंडिंग नहीं है, वो तो आई वाश होता है। जनरल असम्बली में तकरीरें होती है, सारा कुछ होता है। असल चीज है सिक्योरिटी काउंसिल जिसका हिंदुस्तान मेंबर है 2 साल के लिए, तो वो हमारे लिए वहाँ पर मुश्किल। सर इसमें आलमी ताकतें हैं सर, उनका भी रोल सर, सिर्फ एक पाकिस्तान सर बिल्कुल रोल है। हमारी जो हमारी जो पॉलिसीज है उससे हम जो है ना वो कमजोर हुए, और अब उसको फ्रांस उसको बड़ा एक क्वार्टर मिल गया जो पहले उसके साथ इस तरह नहीं होता था। अमेरिका है ही हिंदुस्तान के साथ, बिल्कुल ऐसी मफाद आते हैं चीन के मुकाबले में, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना ये बड़ी। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ जी, आज़ाद कश्मीर के होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कितनी पुरुमीद है कि दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए? मुझे उम्मीद है कि जो हमने 5 साल में जो काम किया लोग इसमें हमें वोट देंगे। अब अच्छा, इतनी उम्मीद है आप लोगों को कि बड़ा काम किया? अब देखते हैं जी हमने अगर हमने किया तो इंशाल्लाह लोग हमें वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।